अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और बात शुरू करेंगे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब से, जो कि पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त ऑथर राइटर रहे हैं। और वैसे 2018 में इनकी डेथ हुई है, लेकिन अभी भी इनकी कही हुई बातें और इनकी लिखी हुई बातें जो हैं वो हर जगह पढ़ी जाती हैं, हर जगह अप्रिशिएट की जाती हैं। तो जी, आज क्योंकि ईद का दिन है, बकरा ईद का दिन है, और इस दिन जो है वो मुसलमान जो है सारी दुनिया में बकरे और दूसरे जानवर जो हैं उनको काटते हैं, उनको हलाल करते हैं, उनकी कुर्बानी देते हैं। जो कि कहा तो ये गया है कि जी, जो आपकी सबसे प्यारी चीज हो, जो आपकी सबसे ज्यादा दिल के करीब हो, उसकी कुर्बानी दी जाती है। लेकिन ये लोग जो एक दो दिन पहले या कुछ ही दिन पहले जो जानवर घर में लेकर आए होते हैं, उसकी कुर्बानी बहरहाल दी जाती है। और अक्सर बकरों की कुर्बानी दी जाती है। बहुत ज्यादा बकरे जो हैं वो इस ईद पे ज़िबा किए जाते हैं, काटे जाते हैं। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की कई बात मुझे याद आ रही है, जिसमें उनका ये कहना था कि इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी जो है वो बकरों ने दी है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से बेचारे बकरे इसमें हलाल किए जाते हैं, लाखों की तादाद में बकरे जो हैं वो पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में जो है इस ईद के ऊपर ज़िबा किए जाते हैं, इस ईद के ऊपर काटे जाते हैं, और उसके बाद मुसलमान उसमें सही मसाले वसाले लगाकर उनको खा जाते हैं। बहुत पाकिस्तान में तो जी फ्रीजर व्रीजर खरीदने का भी बड़ा रिवाज है। जैसे ही ईद नजदीक आती है, फ्रीजर्स वगैरह की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। अक्सर लोग जो है अपने पुराने फ्रीजर देकर नए फ्रीजर ले रहे होते हैं। किसी के पास छोटा फ्रीजर हो तो बड़ा फ्रीजर लिया जा रहा होता है, ताकि जो कुर्बानी का गोश्त आए या जो खुद कुर्बानी करें वो सारा का सारा जो है वो फ्रीजर में रखा जा सके, और उसके बाद कई मंथ तक जो है वो उसको खाया जाए। और इस तरीके से जो है यहाँ पर ईद मनाई जाती है। मैं तो खैर 3 दिन घर के बाहर इसलिए भी नहीं जाती कि जगह जगह पर आपको ब्लड दिखाई देता है और बकरे कटे हुए या बाकी जानवर जो है कटे हुए हैं वो दिखाई देते हैं, जिसको देखना जो है वो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल एक त्योहार के तौर पे इसको मनाया जाता है। हालांकि वही पैसा जो है मैं समझती हूँ कि आप किसी को दे सकते हैं, बजाय इसके कि इस तरीके से बेशुमार जानवर काट दिए जाए, उसके बजाय वही पैसा किसी का हाउस रेंट या किसी और काम के लिए जो है दे दिया जाए। उसके ऊपर भी लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं जी ये लोग इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह की आइडियाज देते हैं कि जी उस पैसे को लोगों को दे दिया जाए जो जरूरतमंद है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे में कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को बुरा लगा है तो लगा करे, हु केयर्स, वो वाली बात आ जाती है। बहरहाल हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक बार फिर अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने। वैसे अभी तक सऊदी अरेबिया ने और टर्की ने भी इस बात से इनकार किया है, और जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से भी यही कहा गया है कि नहीं जी, हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, हम इसराइल को मान नहीं सकते, और जब तक के फलस्तीन के इश्यूज जो है वो सॉल्व नहीं हो जाते तब तक इसराइल को लेकर कोई भी बात जो है वो पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। वैसे तो खैर ये कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, टर्की सभी तरफ से ये बात की गई है कि इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये और बात है कि इससे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी साफ साफ इनकार कर दिया है। उनका भी यही कहना है कि हरगिज इजराइल को जो है पाकिस्तान इजराइल की तरफ नहीं जा सकता, और ना ही इजराइल को जो है वो हम एक तरह से तस्लीम कर सकते हैं। लेकिन क्या हम इस बात के ऊपर डटे रह सकते हैं? क्या हम ये बात कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से जो है इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और अपने फैसले खुद करते हैं? वैसे इस बात के लिए अगर हमारी सीनियर जर्नलिस्ट गरीदा फारूकी की ट्वीट अगर मैं देखूं तो उन्होंने कहा जी हुकूमत पूरी करने के लिए, यानी हुकूमत का टाइम पूरा करने के लिए 3 A's की मदद चाहिए, अल्लाह, आर्मी एंड अमेरिका। उसके ऊपर जी गरीदा को काफी बातें सुनाई गई, लेकिन वैसे तो खैर उन्होंने ये जो बात कही है वो मुझे लगता है कि कुछ झूठ नहीं है और ना ही कोई नई बात है। ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है वो कहीं ना कहीं उसको आर्मी की भी एक तरह से रजामंदी चाहिए होती है और अमेरिका की भी चाहिए होती है। इसीलिए तो वो इमरान खान साहब बेचारे चिल्लाते रहे कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका ने हटाई, लेकिन किसी ने उनकी बात पे कान ना धर के और उनकी बात को रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरीके से बाद में भी जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स आई, चाहे वो डिक्टेटर्स की रही हो चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट्स रही हो, कहीं ना कहीं उसमें अमेरिका का अमल दखल रहा है, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस जो है वो अमेरिका की रही है। और अमेरिका ने ही अपनी मर्जी चलाई कि उन्होंने लाना है उन गवर्नमेंट्स को या नहीं लाना है, रहने देना है या नहीं रहने देना है। ये सारी बातें जो हैं ये होती रही हैं। और अब अगर हम ये कहें कि नहीं जी
ऐसा तो कुछ नहीं था। और हमारी जो कह लीजिए जो गवर्नमेंट्स हैं वो तो जी पब्लिक वोट से आती हैं, तो हरगिज पब्लिक वोट से नहीं आती हैं। और डिक्टेटर्स जब आते हैं वो भी अमेरिका की ही आशीर्वाद से आते हैं। अमेरिका के ही बात जब अमेरिकन गवर्नमेंट चाहती है या अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट जब चाहती है, तभी वो इन डिक्टेटर्स को लाकर पाकिस्तान में लोगों के सर पे बिठा दिया जाता है। और जो सिविलियन गवर्नमेंट्स आती है, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, या जिस किसी का भी आप नाम लीजिए, यहाँ तक कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है उसमें भी जो रजामंदी चाहिए होती है वो अमेरिका की चाहिए होती है। और अमेरिका के साथ साथ जाहिर है कि यहाँ की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की भी चाहिए होती है। खैर गरीदा ने अल्लाह को भी जोड़ दिया है, लेकिन ये कि कई लोग गरीदा को ये भी कह रहे हैं कि जी आपने जो है वो आर्मी के साथ अल्लाह को कैसे जोड़ दिया है या उनका नाम कैसे ले लिया है, उसके ऊपर भी खैर उन पे काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और जैसे कहते हैं ना कि ट्रोलर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये कोई, जैसे मैंने कहा, ये कोई नई बात तो है नहीं, और ना ही पहली बार हुआ है कि इस तरह से कोई बात की गई है या ये बात बाहर निकली है या कही गई है। हमेशा से सब लोग जानते हैं पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स कैसे आती हैं और कैसे जाती हैं। अगर हम भारत की बात करें, भारत में जो मर्जी होता हो, किसी की भी गवर्नमेंट आए, हमें अच्छी लगे ना लगे, हम उससे खुश रहे, हम उससे नाराज रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ही ये गवर्नमेंट जो है भारत की, वो कभी भी, हमने कभी ये नहीं सुना कि लोग ये इल्जाम लगाए कि जी ये तो जो है वो अमेरिका के लाए हुए हैं, या इनको तो अमेरिकन ने खुश होके जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो इसलिए भारत के साथ तो हमारा जो झगड़ा रहता है और टेंशन बनी रहती है वो बनी रहती है। लेकिन हमें इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी कि उनके यहाँ जो भी गवर्नमेंट आती है वो भारत पब्लिक वोट से आती है। पब्लिक के लिए उन्होंने अगर कुछ काम किया होगा तभी पब्लिक दोबारा लेकर आएगी। और ये नहीं होगा कि उन्होंने जाकर जो है वो वॉशिंगटन में या कहीं पे जाकर अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उसके हाथ पांव जोड़ने हैं कि जी आप मुझे ले आइए या मुझे रख लीजिए। पाकिस्तान में तो खैर ना सिर्फ ये कि जो गवर्नमेंट आती है उसके ऊपर भी यही इल्जाम लगता है और यही कहा जाता है कि जी ये लोग तो फौज के लाए हुए हैं या आर्मी या अमेरिका के लाए हुए हैं। और साथ साथ जब कभी भी नए आर्मी चीफ के आने का होता है तब भी इसी किस्म की बातें सुनने में आती हैं कि अमेरिका की मर्जी से ही आर्मी चीफ लाए जाएंगे। यहाँ पर हर वक्त कहीं ना कहीं पे हम अमेरिका और कभी चाइना के हाथों दबते हुए या बिकते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। और अब कहा यह भी जा रहा है कि वजह तो सबको पता ही है कि पाकिस्तान में बॉस कौन होता है और बॉस कहाँ से जो है ऑर्डर लेता है। लेकिन पहले लोग बहुत पूछा करते थे कि जी अगर पाकिस्तान में बात करनी हो तो किससे की जाए, पाकिस्तान की फौज से की जाए या पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट से की जाए। तो अब ये बात सभी को समझ में आ गई है कि अगर पाकिस्तान में बात करनी है तो आपको पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसी से बात करनी होगी। बाकी लोग जो चिल्ला चिल्ला के कहते रहते हैं कि जी हमारा तो जी कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत से, हमें सियासत में ना घसीटा जाए, तो उनसे यही कहना है कि सर आपका सियासत से ही लेना देना है और सियासत में आपको कोई नहीं घसीट रहा, आप खुद उसमें घुसे हुए हैं। जिस दिन आप बाहर निकल गए तो जो इज्जत आपने खोई है वो आपको वापस भी मिल सकती है। लेकिन उसी के साथ अगर हम बात करें जी, सऊदी अरब ने ट्रंप की अब्राहम अकॉर्ड के मामले में जो बात की जा रही है उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, ये तो हमने आपको कहा ही है। लेकिन उसी के साथ साथ कई दूसरी जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने भी यही बात की, उनसे भी की गई है और उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान में भी उसके ऊपर डिबेट चल रही है और ट्रंप इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाल रहा है। वजीर आजम जो है रिजेक्ट कर दें। हाफिज नईम, जमात इस्लामी के जो हाफिज नईम साहब हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि ट्रंप जो है वो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाल रहा है। और अगर प्राइम मिनिस्टर जो है उनके ऊपर इस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है तो उनको चाहिए कि वो इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट कर दें, एकदम मुस्तरद कर दें। ऐसा कहना है जमाते इस्लामी के जो है हाफिज नईम साहब का। लेकिन बात सारी ये है कि क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो किसी चीज के लिए भी जो है वो ट्रंप को ना कर सके। आप लोगों को याद होगा एक जमाने में इमरान खान साहब कहा करते थे कि जी अमेरिका उनसे कुछ डिमांड कर रहा था और उन्होंने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। और उसके बाद क्या हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है, वो भी सभी को पता है। वैसे कई बार हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि जी चाहे ये टीएलपी वाले हों, चाहे टीटीपी वाले हों, चाहे बीएलए हो, चाहे कोई भी दूसरे ये हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस किस्म के जितने भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट जो है उनको सपोर्ट करती है, उनको उनके हिसाब से चलने देती है और जब मर्जी होती है तो उनको गायब कर देती है। लेकिन खैर स्टेट ने हमेशा इस बात से इनकार किया है और कहा है कि नहीं जी
हम तो खुद विक्टिम हैं, और हमारे तो कई साथी और यूट्यूबर भी जो हैं वो यही कहते हैं कि जी हम तो खुद विक्टिम है, तो हम भला कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि ये टीएलपी के दो लोग जो हैं, साद रिजवी और उसका भाई जो है, वो रातों रात कहाँ गायब हो गए, वो अचानक से किधर चले गए, जिंदा भी हैं या मार दिए गए। अभी तक इनकी पार्टी में से भी किसी ने निकल कर बात नहीं की है और पूछा गछा नहीं जा रहा कि कहाँ गए। वैसे तो खैर चाहे वो साद रिजवी हो चाहे खादिम रिजवी इनके बाप हो, वो थे, यानी उन्होंने भी हमेशा से ही बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं इंतहा पसंदी की हद तक जो है वो जिस तरह की नेगेटिव बातें की थी वो सभी के सामने थी, और ये पूरे में दनाते फिरते थे, हर एक को धमकी देना, हर एक को ललकारना। तो अगर स्टेट जो है वो इस तरह के लोगों को कंट्रोल कर सकती है, यहाँ तक के गायब भी कर सकती है, और ऐसा भी कर सकती है कि ना कोई इनकी अपनी जो यानी कि जो पार्टी है इसकी साद रिजवी की, या जो ग्रुप इनका है, टेरर ग्रुप कह लीजिए या जो भी कहिए, वो लोग भी इनके लिए आवाज नहीं उठा रहे, वो लोग भी नहीं पूछ रहे कि भाई ये गए तो कहाँ गए, क्या ये जिंदा है या फिर इन्हें मार दिया गया, क्या ये कहीं बंद करके रखे गए हैं या ये ऊपर हूरों के पास पहुंच गए। कोई भी जो है इस बारे में बात नहीं कर रहा है। तो अगर स्टेट इतनी स्ट्रांग है कि वो इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि चुप करा सकती है बल्कि इस तरह के लोगों को गायब भी करा सकती है, तो फिर ये बाकी के जो यहाँ पर कई ऐसे हैं टेरर ग्रुप्स मौजूद हैं जिनके लिए बार बार भारत की तरफ से भी इशारा किया जाता है, साफ साफ बात भी की जाती है और कई बार इल्जामात भी लगाए जाते हैं, तो आखिर उन लोगों को स्टेट क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, क्यों उनको सही से सजाएं नहीं देती, क्यों उनको बंद नहीं करती। बहरहाल ये भी एक बहुत कह लीजिए कि एक ऐसी बात है जिसको के लोग यकीनन सोचते हैं और समझना भी चाहते हैं, लेकिन स्टेट की तरफ से खामोशी है। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो भी इसी चीज को लेकर खराब हो चुके हैं या होते चले जा रहे हैं, जिसमें भारत बार बार पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म का इल्जाम लगाता है और वो यही कहता है कि जी आप अपने यहाँ से टेररिज्म रोकिए या लोगों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, चाहे उनको स्टेट स्पॉन्सर करती हो ना करती हो। अगर हम नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं तब भी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ी सख्ती से होनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे जैसे टीएलपी को गायब कर दिया गया, इन बाकी के जो लोग हैं यानी जो टेरर करते हैं, चाहे वो भारत के अंदर हो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो चाहे कहीं पर भी हो, उनके ऊपर भी इसी तरह की कोई एक्शन या कोई कार्रवाई क्यों पाकिस्तान की स्टेट नहीं कर पा रही है। बहुत से लोग हैं जो ये सवाल यकीनन करते भी होंगे कई दूसरे लोगों से और यकीनन सोचते भी होंगे। एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। ये वीडियो है एएस दलत साहब की, जो कि फॉर्मर रॉ चीफ हैं और उससे पहले उन्होंने असद दुरानी साहब जो पाकिस्तान आईएसआई के चीफ रह चुके हैं उनके साथ बुक भी लिखी है उन्होंने। और इस वक्त वो किसी जगह पर पॉडकास्ट ही इंटरव्यू दे रहे थे और इस सवाल पर कि क्या आपने पाकिस्तान का विजिट किया था जिस वक्त के पहलगाम अटैक से पहले, उसके ऊपर वो एकदम भड़क गए। मैं ये वीडियो आपको थोड़ा सा दिखा के फिर इसे म्यूट कर दूंगी क्योंकि दलत साहब ने काफी जैसे कहते हैं ना कि वो अजीब अजीब से वर्ड्स बोले जो कि मेरा ख्याल है यूट्यूब पे नहीं दिखाने चाहिए। लेकिन बहरहाल ये वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहें या सुनना चाहें तो पूरा इंटरव्यू का लिंक भी आई एम श्योर के वहां कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। जी, तो अब इधर पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि एस दलत साहब हैं और उनके सामने कोई इंटरव्यू करने के लिए बैठे हैं और उन्होंने ये पूछ लिया कि क्या आप पाकिस्तान में थे पहलगाम अटैक से पहले। उन्होंने उसके ऊपर कुछ गालियां वालियां निकाली और उन्होंने कहा कि ये आपसे किसने कहा है। और उसके बाद जो जो कोई एंकर थे या जो मीडिया पर्सन जो इंटरव्यू के लिए आए थे उनके सामने की चीजें उठा के उन्होंने फेंक दी। मेरा ख्याल है इतना भड़क जाने की तो बात नहीं थी। मीडिया जो है वो सवाल किया करता है और जिससे सवाल किया जाए उनका तो बस यही काम होता है कि आप जवाब दें। आप आराम से भी कह सकते थे कि आप गए थे या कह सकते थे आप नहीं गए थे, जो भी आप कहना चाहें वो बिल्कुल आप कह सकते थे और आपको करना भी ऐसे ही चाहिए था, बजाय इसके कि आप इस तरह से माइक फेंक दें और सब कैमरा वगैरह जो है उसको उठाकर फेंक दें और इस किस्म की बात करें। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए था। यकीनन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एएस दलत साहब जो है उन्होंने अपनी कंट्री के लिए की है और फॉर्मर रॉ चीफ रह चुके हैं, ऐसी कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं थी उनके पास। और उसके बाद उन्होंने कहा
तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, ऐसे करके कई बार उन्होंने जो है वो जो इंटरव्यू ले रहे थे उनसे कहा, और साथ ही साथ उन्होंने जो सामने दिखा वो उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है, ये बिहेवियर जो है, ये बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ जैसे कहते हैं कि आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि उनको, मेरा ख्याल है कि आराम से बात करनी चाहिए थी, और अगर कोई सवाल जो है नहीं पसंद तो आप आराम से भी मीडिया पर्सन को, जर्नलिस्ट को या एंकर पर्सन को, या जो भी इंटरव्यू के लिए आया उसको कह सकते हैं कि जी मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहता, या आपसे ये किसने कहा कि मैं गया था, मैं नहीं गया था, बात खत्म हो जाती है। वो कहते ठीक है, उन्होंने कोई जबरदस्ती तो आपसे कहलवाना नहीं था कि हाँ आप गए थे और आप गए ही थे, इस किस्म की बातें तो नहीं होनी थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो कुछ सामने आया वो उठाकर फेंक दिया, और उसके बाद इस वक्त ये जो क्लिप है ये बहुत ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। इसको हिंदुस्तान के लोग भी देख रहे हैं और पाकिस्तान के लोग भी देख रहे हैं, और इतनी बड़ी पोस्ट पे रहने वाले जो एस दलत साहब है, मेरा ख्याल है उनको हरगिज इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। बाकी खैर उनकी मर्जी है, वो क्या बताते हैं, क्या रिस्पॉन्स करते हैं और क्या कहते हैं कि वो गए थे या नहीं गए थे, जो जो भी बात थी। और अगर गए भी थे फॉर एग्जाम्पल, तो उससे ये बात तो कहीं लिंक नहीं होती कि इस किस्म का कोई अगर टेरर अटैक हुआ है तो उनके पहले आने से या नहीं आने से उसको लिंक करने का भी खैर कोई तुक नहीं है। लेकिन बहरहाल लोगों को पता तो नहीं होता है कि वो कहीं गए हैं और कोई बाद में कोई बात हो जाएगी, और अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं गया था तो उस बात को भी वो बहुत आराम से कह सकते थे कि मैं नहीं गया था। उनका ये बिहेवियर जो है अजीब सा, जिसपे वो एकदम भड़क गए और उन्होंने उठाकर चीजें फेंक दी, और क्योंकि उसमें कई ऐसे गलत वर्ड्स हैं जो कि हम लोग जैसे गालियां बोलते हैं, तो वो उसकी वजह से मैं इस वीडियो को प्ले आवाज के साथ यानी ऑडियो के साथ प्ले नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग अगर चाहें तो आई एम श्योर के सोशल मीडिया पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। लेकिन बहरहाल जैसे कहते हैं ना कि इस वक्त पाकिस्तान में भी इस वीडियो को देखा जा रहा है और हिंदुस्तान में तो ऑब्वियसली देखा जा रहा है, और कई लोग इसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है और ये किस तरह का बिहेवियर है, और जाहिर है कि दलत साहब को सूट नहीं करता। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन तो हमेशा ही बनी रहती है, और शायद हमारी लाइफ में तो सही होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, यही लड़ाई भड़ाई चलती रहेगी और इसी किस्म की टेंशन चलती रहेगी। हालांकि आई विश के कुछ थोड़ी बहुत समझ जो है दोनों कंट्रीज में आ जाती, थोड़ा बहुत अमन आ जाता, लोग सुकून से जी पाते। लेकिन क्योंकि इतना हम किसी और की बात को नहीं समझते, इतना हम किसी और की बात को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते जैसे हम किसी हिंदुस्तानी की बात को अंडरस्टैंड करते हैं, या जैसे हिंदुस्तान के लोग हमारी बातों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं हमारी खुशी को, हमारे दुख को, और यही चीज हमारे यहाँ भी है। तो शायद आई विश कि अगर हम थोड़े से अच्छे माहौल में रहते और थोड़ा सा बेहतर रिलेशंस होते तो शायद इतनी इतनी ज्यादा चक पक पक जो है वो दोनों तरफ ना होती। लेकिन बहरहाल दुआई कर सकते हैं, इसलिए कि जो कुछ चल रहा है उसमें हमारे कंट्रोल में तो कुछ है नहीं, और जिस तरह की लोग बात किया करते हैं आई विश के ऊपर वाला इन लोगों को अकल दे और थोड़ा अमन जो है वो कंट्री में लाने की कोशिश करें। और जिसकी गलती है, मैं ये नहीं कह रही कि हिंदुस्तान की गलती है या पाकिस्तान की है, कुछ भी जहां से भी गलती हो रही है, ऑब्वियसली हमारी तरफ से टेररिज्म वगैरह का बहुत कहा जाता है, तो जैसे मैंने कहा कि भाई उसके ऊपर हमें बहुत सख्ती के साथ काम करना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा कि हमारे पड़ोसी भी हमसे खुश रहेंगे और हम भी अमन के साथ रहेंगे। बहरहाल बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।